नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मतलब जो धरती पर जीवों का विकास हुआ था, जो इवॉल्व हुए थे जीव, वो लगभग आज से 380 करोड़ साल पहले हुआ था। मतलब 380 करोड़ साल पहले धरती पर जीव आए थे, और वो भी समुद्रों में आए थे सबसे पहले। मतलब वाटर में, हम इसको कह सकते हैं कि ये वाटर में वो सब जीव आए थे। और वो सारे जो ऑर्गेनिज्म थे जो कि सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा था? वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे। और साथ ही साथ जब वो आए थे उस समय धरती पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं हुआ करता था। समय के साथ और इवोल्यूशन के वजह से इन ऑर्गेनिज्म में चेंजेज आते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनते जाता है। मतलब वो इवॉल्व होते जाते हैं। उसके बाद जो है धरती पर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन होता है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है तो हमें आवश्यकता पड़ी कि उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। अब उन्हें क्लासिफाई किया जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसे ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहले काम किया गया था, ये किया गया था एरिस्टोटल द्वारा। एरिस्टोटल ने ये बोला कि भाई हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है, मतलब ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। इसीलिए एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, पहला प्लांट किंगडम में एंड दूसरा एनिमल किंगडम में। जो एरिस्टोटल थे इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, और जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम बनाया और एनिमल किंगडम बनाया। फिर लिनियस आते हैं और लिनियस ने भी यही काम किया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में रखा। पहला किंगडम का नाम था प्लांटिया किंगडम एंड दूसरे का नाम था एनिमल किंगडम। और इस बात का जिक्र इन्होंने अपनी किताब सिस्टमा नेचरे में किया है, जो कि 1735 में आई थी। इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। आगे चलकर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, जिसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था अप्रॉक्स 1894 में, जिस समय इन्होंने एक और ग्रुप को ऐड किया था जिसे हम पोटिस्टा कहते हैं। इस प्रकार से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल हो गया, प्लांट हो गया एंड पोटिस्टा हो गया। फिर आते हैं रॉबर्ट विटकर। ये रॉबर्ट विटकर ने ऑर्गेनिज्म्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, इसलिए इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है पोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लेंटिया एंड पांचवा है एनिमिलिया। तो इन चारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एनिमिलिया किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग किंगडम के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार से एनिमल किंगडम के भी कुछ अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। उनमें से पहला है ये कि ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टीसेलुलर। जो भी एनिमिलिया किंगडम से ऑर्गेनिज्म्स बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे। मतलब इनकी बॉडी जो है मोर देन 1 सेल से मिलकर बनी हुई होगी। नेक्स्ट है हेट्रोटॉपिक। ये जो एनिमिलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म्स होंगे वो हेट्रोटॉपिक होंगे, मतलब कि या तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर वो डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है इनके जो बॉडी के सेल्स होंगे उन सेल्स में सेल वॉल्स नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सेल वॉल्स प्लांट्स के सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ये जो एनिमल्स होंगे वो लोकोमोशन कर सकते हैं, मतलब एक 1 प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो जा सकते हैं। एंड 5th में है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो ये जनरल फीचर्स हैं अपने एनिमिलिया किंगडम के। अब हम लोग देखते हैं एनिमिलिया किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एज पर द क्लासिकल सिस्टम के अनुसार जो एनिमिलिया किंगडम के ऑर्गेनिज्म्स होंगे उन्हें हम 2 ग्रुप में रख सकते हैं। पहले ग्रुप में उन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं
उनकी बॉडी केवल और केवल एक सेल से बनी हुई होती है। तो ऐसे सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग केवल और केवल एक फाइलम में रखते हैं, दैट इज प्रोटोजोआ फाइलम। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है, और इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलके बनी हुई होती है। तो ऐसे सारे जीवों को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में रखते हैं। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, सेलेंड्रेटा, टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट फाइलम बनाए हैं। परंतु अभी हम लोगों ने देखा कि जो एनिमेलिया किंगडम के मेन फीचर्स है, मेन फीचर्स में ये आता है कि एनिमेलिया किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। तो ये फिर यूनिसेलुलर कहाँ से आ गया? तो ये यूनिसेलुलर एज पर द क्लासिकल सिस्टम के अनुसार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। परंतु हमारा एनसीईआरटी यह कहता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखे हैं, इस फाइलम प्रोटोजोआ का बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए इस फाइलम को मीन्स फाइलम प्रोटोजोआ को हम लोग दूसरे किसी किंगडम में रखते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत रखा, उसे एनसीईआरटी यह कहती है कि इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसे हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एनिमेलिया किंगडम को दो ग्रुप्स में हम लोग रख सकते हैं। पहला ग्रुप होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स एंड दूसरा ग्रुप होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। पर यह जो क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुपिंग करने का सिस्टम है, यह क्लासिकल सिस्टम के अंतर्गत हम कह सकते हैं। परंतु हमारा जो एनसीईआरटी यह कहता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिसे हम फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं, ये जो फाइलम है किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो यदि कोई यह प्रश्न पूछे कि प्रोटोजोआ फाइलम किस किंगडम के अंतर्गत आता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा। उसी प्रकार से हमने देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया, टीनोफोरा हो गया। तो इस प्रकार से 11 फाइलम होते हैं। सेकेंड थिंग इज कि ये जो कॉर्डेटा है जो कि लास्ट में आ रहा है, ये कॉर्डेटा और ये बचे हुए सारे फाइलम्स, इसमें बहुत ही डिफरेंस होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि ये सारे जो हैं ये फाइलम्स हैं, यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये सब फाइलम्स हैं। और ये जो कॉर्डेटा है और ये सारे बचे हुए जो फाइलम्स हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार से हम जब इसको स्टडी करते हैं तो यह कह देते हैं कि कॉर्डेटा एक फाइलम हो गया और बचे हुए को हम लोग एक अलग नाम देते हैं कि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इस प्रकार से कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। परंतु ये जो नॉन कॉर्डेटा है ये कोई फाइलम का नाम नहीं है, इट इज़ नॉट अ फाइलम। फॉर एग्जांपल यदि हम कॉर्डेटा को पूछे तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, बट नॉन कॉर्डेटा कोई फाइलम नहीं है। केवल हम इस बात से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बचे हुए फाइलम्स हैं कॉर्डेटा के अतिरिक्त, इसको हम नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत समझते हैं। उसी प्रकार से कॉर्डेटा के अंतर्गत कुछ क्लासेस आते हैं जिसमें हम आज स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्यतः ये 5 क्लासेस आते हैं, जिसमें पाइसेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल, एप्स एंड मेमेलिया होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कॉर्डेटा फाइलम में एंड जो बचे हुए फाइलम है जिसको हमने नाम दिया नॉन कॉर्डेटा, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एनिमल किंगडम को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो कॉर्डेटा एंड दूसरा नॉन कॉर्डेटा। ये जो कॉर्डेटा है ये तो एक फाइलम है, परंतु जो बचे हुए फाइलम्स है उसको हम लोग नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रख देते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको इसलिए रखते हैं कि जो कॉर्डेटा होता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, परंतु जो नॉन कॉर्डेटा है यानी कि जो बचे हुए सारे फाइलम्स हैं उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। नोटोकॉर्ड एक्चुअली एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है, मतलब जो बॉडी होती है बॉडी के पीछे वाले हिस्से में यह पाया जाता है, जो कि जैसे एकदम हूबहू कार्टिलेज की तरह
होता है। कार्टिलेज जैसा कि हमारा कान होता है, ईयर्स होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है बना हुआ ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार का ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, हूबहू हमारे कान की तरह, और ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, मतलब पीछे के भाग में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम ये नोटोकॉर्ड देख सकते हैं, रेड वाला कलर का है जो ये पीछे के भाग में उपस्थित होता है। तो ये नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में पाया जाएगा, और जो बचे हुए फाइलम्स है जिसे हम नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत रखते हैं, इसमें ये नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। तो ये पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कॉर्डेटा में एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत प्रेजेंट होता है, परंतु जो बचे हुए और फाइलम्स हैं जिसे हम नॉन कॉर्डेटा के नाम देते हैं उसमें एब्सेंट होता, मतलब नहीं पाया जाता। परंतु ये नोटोकॉर्ड जब कोई बेबी एम्ब्रियोटिक स्टेज में होता है, मतलब जब भ्रूण अवस्था में होता है, जब अपने माँ के गर्भ में होता है, तब कुछ जीवों में ऐसा होता है कि उस समय ये नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, परंतु एक समय के बाद जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो वह नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम द्वारा। मतलब वहां पर जहां पर नोटोकॉर्ड हुआ करता था, अब वहां पर रीढ़ की हड्डी आ जाती है। जब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसका नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया गया हो वर्टिब्रल कॉलम द्वारा, तो उसे हम वर्टिब्रेट का नाम देते हैं, मतलब जिसके अंतर्गत बैकबोन आता है। परंतु कुछ ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता। वो जिस समय एम्ब्रियोटिक स्टेज में थे उस समय भी ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, और जब वो एडल्ट हो गए तब भी उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब नोटोकॉर्ड उनके थ्रू आउट द होल लाइफ प्रेजेंट रहेगा। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म्स को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जिसके अंदर नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया गया वर्टिब्रल कॉलम से, उसको तो हम कह देंगे वर्टिब्रेटा, जिसमें बैकबोन पाई जाती है। परंतु बैकबोन तो इस प्रोटोकॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में भी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से ये प्रोटोकॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा ये दोनों इन वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाया जाता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये आवश्यक नहीं है कि जो कॉर्डेटा होंगे वो हमेशा वर्टिब्रेट ही होंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि जो कॉर्डेटा है उसमें हमेशा बैकबोन ही पाया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। यदि उनका नोटोकॉर्ड उनके वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं किया गया है तो इस प्रकार के जो जीव होंगे वो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे, और उसमें कोई भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, मतलब बैकबोन नहीं होगा। तो ऐसे जीवों को हम इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यह कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटास, मतलब जो ये वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेटा कह सकते हैं। परंतु ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, परंतु सारे कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है कॉर्डेट्स में एंड नॉन कॉर्डेट्स में, वो ये है कि कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, मतलब डॉर्सल साइड में होता है। साथ ही साथ वो हॉलो होगा एंड वो सिंगल होगा, मतलब एक ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। परंतु नॉन कॉर्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल साइड में होगा, मतलब आगे की तरफ होगा। साथ ही साथ वो सॉलिड होगा और डबल नर्वस सिस्टम उसके पास होता है। ये नेक्स्ट डिफरेंस है कॉर्डेट्स में एंड नॉन कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट डिफरेंस होता है कि कॉर्डेट्स के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएगा, बट नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये गिल स्लिट्स नहीं पाया जाता। होता क्या है कि कॉर्डेट्स के अंदर ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये एम्ब्रियोटिक स्टेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये मान लीजिए कोई बेबी है और ये एम्ब्रियोटिक स्टेज में है तो उसमें ये गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी बेबी है, भले ही वो एम्ब्रियोटिक स्टेज में है, परंतु उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी रेस्पिरेशन करता है। तो ये रेस्पिरेशन करने के लिए उसके बॉडी में ये गिल्स दी हुई रहती हैं, जहाँ पर वो जिस फ्लूइड में रहता है, जहाँ पर अगल बगल में जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड से ही वो
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर बाद में ये जो गिल स्लिट्स है एम्ब्रियोटिक स्टेज में रहता है, वो बाद में हट जाता है और वहाँ पर उसकी जगह लंग्स ले लेते हैं। परंतु ये जो है फ्रेंजियल गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि कॉर्डेट्स में जो उनका हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो वेंट्रल साइड में होगा, मतलब वो सामने के साइड में होता है। परंतु जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट पीछे की तरफ पाया जाता है, डॉर्सल साइड में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें पोस्ट एनल पार्ट पाया जाता है, जिसे हम पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में भी पहले टेल हुआ करता था, पूंछ हुआ करता था, परंतु इस समय जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर टेल नहीं पाया जाता, मतलब उसके अंदर पूंछ नहीं पाया जाता। बट वो पूंछ जहां से क्या होता है, पूंछ बाहर की तरफ निकलती थी, वो बोन जिसे हम टेल बोन कहते हैं, जो कि लास्ट वर्टिब्री होती है। जैसे हड्डियां, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ब्लॉक्स में इस तरीके से बनी हुई होती हैं, तो जो लास्ट वर्टिब्री होती है इसी को हम लोग टेल बोन कहते हैं, वो आज भी प्रेजेंट है। और ये जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, परंतु इस प्रकार का कोई टेल वगैरह नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंसेस को देखा कि जो कॉर्डेट होंगे उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होगा, मतलब पीछे के साइड में होगा, साथ ही साथ हॉलो होगा, मतलब खोखला होगा, और एक ही उसके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। परंतु नॉन कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो वेंट्रिकल साइड में होता है, मतलब आगे की तरफ होगा, साथ ही साथ सॉलिड एंड डबल होगा। नेक्स्ट डिफरेंस हमने देखा कि कॉर्डेट्स के अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, परंतु नॉन कॉर्डेट्स में यह गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ कॉर्डेट्स के अंदर जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो सामने की तरफ पाया जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का बाएं साइड में हार्ट होता है, आगे के साइड वो वेंट्रल साइड में होता है, परंतु नॉन कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल साइड में पाया जाएगा, मतलब पीछे की तरह पाया जाएगा। उसी प्रकार से कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट पाया जाता है, जिसे हम पूंछ कहते हैं, टेल, परंतु ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से कॉर्डेट में एंड नॉन कॉर्डेट में हम लोगों ने डिफरेंस को देख लिया, जो कि नॉन कॉर्डेट कोई फाइलम नहीं है, ये केवल और केवल जो कॉर्डेट के अतिरिक्त जो बचे हुए फाइलम्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म का उद्भव, मतलब एवोल्यूशन ओशन से हुआ था, उसी प्रकार से फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जीवों का भी एवोल्यूशन जल से हुआ, मतलब पानी से हुआ। और फिर एवोल्यूशन की वजह से कई जीवों की उत्पत्ति होती है। इन सभी जीवों को जो कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और इन 5 भागों को हम क्लास का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे पहला क्लास होता है वो पाइसेस का होता है, मतलब इस पाइसेस क्लास के अंतर्गत सारी मछलियां आती हैं। और ये जो पाइसेस क्लास के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब ये है कि ये जो जीव होते हैं ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये जो सांस लेते हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो गलफड़ों के हेल्प से करते हैं, जिसे हम गिल्स कहते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर जो जीव नेक्स्ट जो लाइफ फॉर्म आता है, जो नेक्स्ट क्लास आता है, उसे हम एम्फीबिया क्लास कहते हैं। जो मछलियाँ, कुछ मछलियाँ जो जल में रह गई और कुछ मछलियों ने फिर एवोल्यूशन के दौरान वो एम्फीबियन का रूप ले लिया, वो जमीन पर भी रह सकते थे और जल में भी रह सकते थे। जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, जिसे हम मेढक कहते हैं, या फिर टोड, जो कि मेढक के जैसा ही होता है। इनका भी जो है बॉडी वो कोल्ड ब्लडेड बॉडी होता है, और ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, परंतु ये चूंकि ज़मीन में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, इस प्रकार से ये अपने गलफड़ों की वजह से भी सांस ले सकते हैं, लंग्स से भी सांस ले सकते हैं, और स्किन से भी सांस ले सकते हैं। मतलब इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो 3 होते हैं, गिल्स होता है, लंग्स होता है एंड स्किन होता है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। जो नेक्स्ट क्लास आता है एम्फीबिया से जिसका इवोल्यूशन हुआ, उसे हम रेप्टाइलिया कहते हैं। रेप्टाइलिया मीन्स उसमें वो जीव आते हैं
जो रेंग कर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं वो रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। यदि इनमें पैर होते हैं तो वो पेयर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, इसके आगे 2 पैर होते हैं और पीछे 2 पैर होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो भी कोल्ड ब्लडेड बॉडी होते हैं, मतलब ये रेप्टिलिया भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये भी जो सांस लेते हैं, मतलब इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। इनका हार्ट जो होता है वो या तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर रेप्टिलिया के बाद नेक्स्ट क्लास आता है हमारा एब्स का, मतलब चिड़ियों का। कुछ ऐसे रेप्टिलिया थे जो कि उड़ने लगे, उनका एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि वो अब उड़ सकते थे, उनके पंख हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल इसमें ईगल आ जाता है, जैसे जो चील जिसको कहते हैं, बाज आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव आते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसे हम बर्ड्स या फिर एप्स की कैटेगरी में रखते हैं। इनकी बॉडी वार्म ब्लडेड बॉडी होती है और साथ ही साथ इनके पास लंग्स होता है जिसकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट जो क्लास होता है उसे हम मेमेलिया क्लास कहते हैं और इस मेमेलिया क्लास के अंतर्गत एक ह्यूमन बींग को भी हम एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। जो मेमेलिया क्लास में ऑर्गेनिजम्स आते हैं इनका भी बॉडी वार्म ब्लडेड बॉडी होता है और साथ ही साथ इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब हम लोग एक एक क्लासेस को समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। पहला है क्लास पाइसेस। पाइसेस के अंतर्गत सारे फिशेस आते हैं, जितनी भी मछलियां होती हैं वो सभी पाइसेस के अंतर्गत आती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्टीम्ड लाइंड होती है, मतलब ये आराम से पानी में तैर सकते हैं, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। फिश फार्मिंग को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। साथ ही साथ स्टडी ऑफ फिशेस को, जिसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। ओके, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। एंड कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। इनका हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से ट्रू फिश है और कौन सा इसमें फॉल्स फिश है। तो ट्रू फिश के अंदर शार्क आती है, जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं। इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, नो बोन्स फाउंडेड। नेक्स्ट जो है सी हॉर्स है। ये सी हॉर्स, नाम तो इसका हॉर्स है बट ये फिश के कैटेगरी में आती है और ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग फिश होती है। नेक्स्ट आती है कैट फिश, जिसमें मांगुर वगैरह आती हैं। फिर आती है सॉ फिश, ग्रेट वाइट शार्क, स्टिंगरे, स्टोन फिश, टाइगर फिश, फ्लाइंग फिश, रेड फिश। ये सारी जो फिशेस होती हैं ये ट्रू फिश की कैटेगरी में आती हैं, परंतु फॉल्स फिश की कैटेगरी में जेली फिश हो गया, ये फॉल्स फिश के कैटेगरी में आती है। उसी प्रकार से रोजर फिश फॉल्स फिश के कैटेगरी में आती है। सीपिया है, स्टार फिश है एंड डेविल फिश है, ये सब फॉल्स फिश के कैटेगरी में आती हैं। ऑल्दो इनके लास्ट में फिश लगा हुआ है, बट इस बात का ध्यान रखिए कि फॉल्स फिश कौन कौन से होते हैं। तो 3-4 ही हैं, इसको आप याद रख लीजिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो एम्फीबिया का होता है। एम्फीबियन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स इसके जो है फ्रॉग हो गया और उसके बाद टोड हो गया। तो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों जगह पर रह सकते हैं और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर इसके स्किन में होता है। ये रेस्पिरेशन गिल से कर सकते हैं, लंग से रेस्पायर कर सकते हैं, साथ ही साथ स्किन का भी यूज करके रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से इनके पास 3 रेस्पायरेटरी ऑर्गन हो सकता है, गिल्स हो सकता है, लंग्स एंड स्किन्स। ये हाइबरनेशन के दौरान जो फ्रॉग होता है वो स्किन की मदद से सांस को लेता है। हाइबरनेशन में जो एक्टिविटीज़ हैं वो बॉडी एक्टिविटीज़ मिनिमम हो जाती हैं और उसी समय जो फ्रॉग है वो स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करता है। और ये भी जो एम्फीबियंस होते हैं ये भी
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर्ड होता है। इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है। कहीं कहीं यदि तालाब में देखेंगे जहाँ बहुत कम पानी होता है वहाँ पर आप मेढक के अंडे को आप देख सकते हैं। तो ये जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो इस बात से यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इसके एग्जाम्पल वही हैं, फ्रॉग हैं, टोड हैं, हाइला है जो कि फ्रॉग ट्री होता है, मतलब ट्री फ्रॉग होता है, मतलब ये जो है पेड़ों पर पाया जाता है। साथ ही साथ सैलमेंडर भी इसका एक एग्जाम्पल है एम्फीबियंस का। जो नेक्स्ट क्लास है वो है रेप्टिलिया का। ये जो रेप्टिलिया होते हैं ये ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। इनका जो निवास स्थान होता है, जो हैबिटेट होता है वो बहुत ही वाइड होता है। ये टेरेस्ट्रियल जगह पे भी रह सकते हैं, मतलब धरातल पे भी रह सकते हैं, और एक्वेटिक भी रह सकते हैं, मतलब जल में भी रह सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो कोल्ड ब्लडेड बॉडी होती है। साथ ही साथ ये जो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो श्वसन करते हैं, वो लंग्स के हेल्प से करते हैं। ये एनिमल्स ऐसे होते हैं या तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा या तो 4 चैम्बर्ड होगा। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यदि इनमें लिम्स यानी कि पैर पाए जाएंगे तो वो जोड़े में पाए जाएंगे, जैसे क्रोकोडाइल का होता है। क्रोकोडाइल का जो है आगे 2 होंगे पैर और पीछे 2 पैर होते हैं। और जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है टोर्टाइज। इसका जो स्केलेटन होता है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो बॉडी का जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही साथ ये जो अंडे देते हैं उन अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, जो शेल होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लिजार्ड, स्नेक, टोर्टाइज एंड क्रोकोडाइल। मेसोजोइक एरा को हम लोग एरा ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। जो किंग कोबरा होता है वो भी क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत आता है, और यही एकमात्र ऐसा सांप है जो कि अपना खुद का घोंसला बनाता है। पाइथन एक ऐसा सांप है जिसके पास कोई भी पॉइजन नहीं होता, वो उसमें जहर नहीं होता। यदि हम सबसे बड़े सांप की बात करें तो वो होता है एनाकोंडा। और जो पॉइजन होता है, मतलब सांपों के अंदर जो जहर पाया जाता है, एक्चुअली वो जहर जो होता है वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ सलाइवा होता है। जो उसकी लार होता है उसी लार का रिफाइंड फॉर्म को हम पॉइजन कहते हैं। और ये जो पॉइजन ग्लैंड होता है, इस पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड का की ही तरह होता है। जैसे इंसानों में स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, मतलब जहाँ से स्लाइवा आता है, ठीक उसी प्रकार से पॉइजन ग्लैंड होता है सांपों के अंदर जहाँ पर पॉइजन पाया जाता है। यदि हम छिपकली की बात करें, लिजर्ड्स की बात करें, तो केवल एक ही छिपकली है जो कि जहरीली होती है और उसे हम हेलोडर्मा कहते हैं। और जो समुद्री स्नेक होता है, मतलब जो समुद्री सांप होता है जिसे हम हाइड्रोफिश कहते हैं, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला स्नेक होता है। तो मतलब जो ये समुद्र में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, मतलब पूरी दुनिया में इससे जहरीला सांप कोई नहीं होता। और रेप्टिलिया में सबसे बड़ा जो रेप्टाइल होता है वो क्रोकोडाइल होता है। ड्राको नाम का एक फ्लाइंग लिजर्ड होती है, और ये एक ऐसा लिजर्ड है, ऐसी छिपकली है ड्राको जो उड़ सकती है। नेक्स्ट क्लास है एब्स का, मतलब बर्ड्स का। इसके अंतर्गत सारे बर्ड्स आते हैं, मतलब चिड़िया आती हैं। इनका जो बॉडी होता है वो वार्म ब्लडेड बॉडी होता है। जो आगे के 2 पैर होते हैं वो पैर इनके मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में, ताकि ये उड़ सकें। और इनके विंग्स जो होते हैं उनके ऊपर वैक्स लगा हुआ होता है, मतलब मोम की एक परत होती है जिसकी वजह से इनके बॉडी को हीट प्रोवाइड होता है। मतलब कि हम समझ सकते हैं ये जो विंग्स होता है ये बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ना कि उड़ने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बर्ड्स के पास, यदि ऑप्शन में पूछा जाए बर्ड्स के पास जो उनके पंख होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो वो बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए होता है। इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है, और इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। इनके पास दांत नहीं होता, इनकी जो चोंच होती है उसी की हेल्प से ये लोग खाना को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रो, कौआ, पिकॉक एंड पैरट इसके एग्जाम्पल्स हैं। यदि हम फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें, मतलब ऐसे चिड़ियों की जो उड़ नहीं सकते, तो इसमें आते हैं कीवी एंड ईमूज। ये 2 ऐसे
पंछी हैं जो कि उड़ नहीं सकते। यदि लार्जेस्ट बर्ड की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच। यदि स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो ये हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड की एक और खासियत है कि हमिंग बर्ड आगे भी उड़ सकता है और पीछे भी उड़ सकता है। भारत में जो सबसे बड़ा जू है, जो लार्जेस्ट जू इंडिया में है, वो अलीपुर में है जो कि कोलकाता में है। परंतु यदि हम वर्ल्ड की सबसे बड़े जू के बारे में बात करें तो वो है क्रूजर नेशनल पार्क और ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्लास है क्लास मैमेलिया। इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही वेराइटी ऑफ प्लेसेस पे पाए जाते हैं, मतलब विविध जगहों पर वो पाए जा सकते हैं। उनका जो निवास स्थान होता है बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये पोलर आइस कैप्स में भी पाए जा सकते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, माउंटेन्स में भी मिलते हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, यहाँ तक कि डार्क केव्स में भी ये लोग पाए जा सकते हैं, मतलब अंधेरी गुफाओं में भी पाए जा सकते हैं। आप बहुत बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखते होंगे कि जो डार्क केव होते हैं, मतलब अंधेरी गुफाएं होती हैं, उनके अंदर चमगादड़ लटके हुए रहते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं। तो ये चमगादड़ क्या है, ये बैट्स क्या है, ये मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। ये जो मैमेलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं उनमें मैमेलरी ग्लैंड्स पाया जाता है जो कि इनके फीमेल के अंदर होता है और उसकी वजह से ये अपना मिल्क प्रोड्यूस कर पाती हैं और इस मिल्क को वो अपने बेबीज को फीड कराती हैं, मतलब बेबी को पिलाती हैं। इनका जो बॉडी होता है मैमेलिया क्लास के जो एनिमल्स होते हैं उनमें वार्म ब्लडेड बॉडी होती है उनकी। ये इनके जो हार्ट होते हैं ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, मतलब इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है। इनके दांत जो होते हैं वो इनके लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं और नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी। इनका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, कैमल एंड लांबा, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जा सकता है। और जो मैमेलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, मतलब उनके चमड़ी के ऊपर हेयर होते हैं, मतलब बाल होते हैं। नेक्स्ट जो मैमेलिया में ये होता है कि इन मैमेलिया द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर ऑफ गोट्स। जो मैमेलिया के अंतर्गत जो गोट आते हैं, मतलब जो भेड़ होती है, उनका बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। ये होता है लगभग अप्रोक्स 39 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन की बात करें तो सबसे बड़ा मैमेलिया होता है, एनिमल होता है जो मैमेलिया कैटेगरी में आता है, उसे हम हाथी कहते हैं, एलिफेंट। परंतु यदि समुद्रों की बात करें तो सबसे बड़ा मैमेलिया हो गया ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है, फिर भी इसके पास दांत नहीं होता, नो टीथ। परंतु स्पर्म व्हेल जो कि एक मैमेलिया के अंतर्गत आता है, इसके पास टीथ होता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल सी लायन हो गया, सी काऊ हो गया, बैट हो गया, मतलब ये चमगादड़। और चमगादड़ जो होता है ये एक मैमेलिया के अंतर्गत आता है, स्तनपायी होता है। और मैमेलिया बर्ड्स को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। डॉल्फिन्स भी मैमेलिया के अंतर्गत आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। और एप्स यानी कि जिसे हम कपी कहते हैं, इसको एप का मतलब मंकी मत समझ लीजिएगा, एप्स का मतलब होता है कपी, जिसके अंतर्गत गोरिल्ला आता है, चिंपांजी आता है, गिबन्स वगैरह आते हैं। ये एप्स भी मैमेलिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। एप्स जो होते हैं वो ह्यूमन के, मतलब इंसानों के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं। बहुत जगह पर हम लोग मंकी सुनते हैं बट वो मंकी नहीं, वो एप्स होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है एग्जाम्पल इसका है वो मंकीज का है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फाइलम कॉर्डेटा है, इस फाइलम के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। जो पहला क्लास इसका है वो पाइसेस का है, जिसके अंतर्गत मछलियां आती हैं, फिशेस आते हैं। इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड उनकी बॉडी होती है, मतलब वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब इनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। और इनका रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है उसे हम गिल्स कहते हैं, मतलब गलफड़ों की मदद से ये लोग सांस लेते हैं। दूसरा जो क्लास है वो एम्फीबिया का क्लास है, और ये एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके भी हार्ट में 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। और ये जो है इनका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है, लंग्स है एंड स्किन है, मतलब इनके पास
3 टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है रेप्टिलिया का क्लास है, जिसमें क्रोकोडाइल, टर्टल एंड स्नैक्स वगैरह आते हैं। ये भी जानवर ऐसे हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड जिनकी बॉडी होती है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनके हार्ट में मोस्टली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट कुछ में 4 चैम्बर्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल। और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होता है इसको हम बर्ड्स का क्लास कहते हैं या फिर एव्स का क्लास कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है एनिमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी होती है वो वार्म ब्लडेड होती है। इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है, मतलब फेफड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार से मेमेलिया क्लास जो होता है उसका भी बॉडी जो होता है वार्म ब्लडेड बॉडी होती है, और इनके भी हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। साथ ही साथ इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।